राजमहल की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने से अच्छा अपनी चित्रकारी पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए वो पुराने महल को बहुत बारीकी से और ध्यान से देखने लगा। तभी शंभू काका बोले, मेरे एक दोस्त का पास ही में खेत है, वो वहीं पर होगा, मैं ज़रा उससे मिलकर आता हूँ। अगर आप भी चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। शंभू काका की बात सुनकर श्रेयांश बोला, शंभू काका आप ही चले जाओ, मैं जब तक महल की बारीकियों को देख ना लूँ, चित्र में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चित्रकार बाबू, तो आप यहीं ठहरें, मैं होकर आता हूँ, लेकिन याद रहे महल के ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा। मैंने कहा ना कि वहाँ रूहों का वास है, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मैंने पानी भरी सुराही और पूरी आलू उस पेड़ के पास रख दिया है, भूख लगे तो खा लीजिएगा। और इतना कहकर शंभू अपने दोस्त से मिलने चला गया। फिर श्रेयांश पुराने महल की बारीकियों को देखने लगा। उन बारीकियों को समझने के लिए वो पुराने महल के नज़दीक जाने लगा, लेकिन तभी उसे शंभू काका की बात याद आई और उसने वहीं अपने कदम रोक दिए। वो वहीं से ही उस महल को बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे एक एहसास हुआ कि कोई महल के झरोखे से झांक रहा है। शायद कोई लड़की थी, क्योंकि उसके लंबे बाल खिड़की से बाहर लटक रहे थे और वो पीठ किए खड़ी थी और उसका दुपट्टा हवा में लहराता हुआ उड़ रहा था। श्रेयांश को ये दृश्य देखकर कुछ यकीन सा ना हुआ, इसीलिए उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर से उस ओर देखा, लेकिन तब तक वहाँ से वो लड़की गायब हो चुकी थी। श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद ये कोई उसका वहम हो, लेकिन ये वहम कैसे हो सकता है? उसने तो सच में वहाँ लड़की देखी थी। वो काफ़ी देर तक इस विषय में सोचता रहा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से उस महल को देखने लगा, लेकिन इस बार उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो उसने सोचा शायद ये वहम ही था। कुछ देर तक वो महल को हर ओर से निहार रहा था। उसे भूख का एहसास हुआ तो वो पेड़ के नीचे पहुँचा और वहाँ बिछी चादर पर बैठकर उसने आलू पूरी खोली और खाने लगा। फिर उसने सुराही से गिलास में पानी निकाला और पीने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद झाड़ियों में से कोई है। उसने वही दुपट्टा देखा जो उसने खिड़की पर खड़ी लड़की के पास देखा था। वो कुछ डर गया, लेकिन दूसरे ही पल बड़ी फुर्ती से खड़ा होकर उस झाड़ी के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने झाड़ी को टटोल कर देखा तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अब तो श्रेयांश कुछ हैरान सा होकर झुंझला उठा, लेकिन तब तक शंभू काका उसके पास आ चुके थे और उन्होंने पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू, कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, श्रेयांश बोला। अगर कोई बात है तो बता दीजिए, क्योंकि जो रात में हुआ था वो आपको काफ़ी डरा गया था। मैंने एक लड़की को महल की खिड़की पर देखा। सच कहते हैं आप, एक लड़की? शंभू चौंकते हुए बोला। जी मुझे पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने झाड़ियों के पीछे फिर से वही दुपट्टा देखा। तो फिर आपका कोई वहम ही होगा। कभी कभी गांव की लड़कियां भी यहाँ अपने खेतों से घूमने के लिए आ जाती हैं, शायद वही होंगी। हाँ शायद कोई गांव की लड़की ही होगी। लेकिन शंभू काका ने श्रेयांश से झूठ बोला था, क्योंकि अगर वे ऐसा ना कहते तो श्रेयांश डर के कारण शायद अपना चित्र बनाना छोड़ देता। शंभू ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन वो भी इस बात से डर गया था, क्योंकि कल रात भी श्रेयांश ने किसी लड़की की परछाई देखी थी और आज फिर से उसने एक लड़की को देखा। शाम होने को आई थी, इसीलिए शंभू काका ने श्रेयांश से कहा कि अब मुखिया जी के घर लौटने का वक्त हो गया है, चलो चलते हैं, वो हम दोनों का इंतज़ार करते होंगे। श्रेयांश भी काफ़ी थक चुका था, इसीलिए उसने भी घर चलने के लिए हाँ कर दी। मुखिया जी के घर पहुँचे तो शंभू ने अकेले में मुखिया जी से सारी बात कही कि पुराने महल की खिड़की पर चित्रकार बाबू ने किसी लड़की को देखा। ये बात सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद रात का खाना हुआ। खाने के बाद सब सोने चले गए। आज रात भी शंभू श्रेयांश के कमरे में ही सोया।
तभी आधी रात के समय श्रेयांश को कुछ जलने की बदबू आई। बदबू इतनी बुरी थी कि श्रेयांश की आंख एकाएक खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो सब ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था, लेकिन बदबू अभी भी आ रही थी। इसीलिए उसने शंभू को जगाकर कहा, शंभू काका उठो, देखो ना कुछ जलने की बदबू आ रही है। शंभू काका श्रेयांश के जगाने पर उठे और बोले, क्या हुआ चित्रकार बाबू? काका देखो ना, कुछ मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है। मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है? लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। अरे बाहर जाकर देखो, कुछ जल रहा है, अभी जाकर देखता हूँ। और इतना कहकर शंभू बाहर चला गया। शंभू बाहर से आकर बोला, चित्रकार बाबू मैंने तो बाहर कुछ भी जलता हुआ नहीं देखा, ना ही मुझे कोई बदबू आई। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो बदबू आ रही थी। चित्रकार बाबू ऐसा लगता है कि आपको कोई धोखा हुआ है। नहीं काका, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, ये मेरा कोई वहम नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। लेकिन आप अब सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है, कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं पर सोया हूँ आपके पास ही। शंभू काका ऐसा बोलकर दोनों सोने चले गए। रात भर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि श्रेयांश को किसी बात से परेशानी हुई हो। सुबह हुई जब शंभू ने मुखिया जी को सारी बात बताई तो उनके होश उड़ गए। तब उन्होंने श्रेयांश से कहा, हो ना हो ये वही शांक भरी की आत्मा है जो सालों से उस पुराने श्रापित रंग महल में वास कर रही है। कौन शंख भरी? उसकी आत्मा क्यों वहाँ वास कर रही है? बहुत लंबी कहानी है, तो फिर सुनाइए ना। पहले आप स्नान ध्यान करके नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं शाक भरी की सारी कहानी आपको सुनाऊंगा, मुखिया जी ने बोला। कुछ ही देर में श्रेयांश के साथ साथ मुखिया जी और शंभू काका भी स्नान ध्यान करके नाश्ता कर चुके। तो श्रेयांश बोला, मुखिया जी अब आप मुझे शंखभरी की कहानी सुनाइए। तब मुखिया जी ने शंखभरी की कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उस रंग महल में एक राजा रहता था जिसका नाम मोर मुकुट सिंह था। राजा बहुत ही निर्दयी और विलासी प्रवृत्ति का था। उसने अपने भोग विलास के लिए एक अलग कक्ष बनवा रखा था। राज्य की कोई भी कन्या या युवती उसकी कुदृष्टि से नहीं बच पाती थी। जो भी कन्या या युवती राजा मोर मुकुट को भा जाती थी वो उसे साम दाम दंड भेद के जरिए रंग महल में बुलवा ही लेता था। अगर कोई भी कन्या राजा की इच्छा के विरुद्ध रंग महल आने के लिए मना कर देती थी तो राजा उसका अपहरण कर लेता था और विवश होकर उसे राजा के सामने घुटने टेकने ही पड़ते थे। राजा की 3 रानियां थी जिसका नाम इंदुमती, बिंदुमती और सिंधुमती था। ये नाम राजा ने ही उनको दिए थे। इन रानियों से राजा को 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। राजा के पुत्र भी राजा की भांति भोग विलासी थे और मदिरा में डूबे रहते थे, परंतु राजकुमारी अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति की थी और उसने सदा जीवन ही व्यतीत करना भाता था। परंतु राजा मोर मुकुट सिंह को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि उनकी बेटी सादा जीवन जिए। वे उसका विवाह एक ऊंचे घराने में करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी जलकुंभी एक साधारण व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसी तरह एक दिन जलकुंभी अपनी सखियों के संग वन विहार को गई और वन में तितलियों के पीछे पीछे भागते हुए दूर निकल गई। फिर अपनी सखियों से विलग भी हो गई। कुछ समय पश्चात जलकुंभी को ध्यान आया कि उसकी सखियां कहाँ हैं। उसके मार्ग में खोजने का अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी उसे मार्ग नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो एक वृक्ष के तले बैठकर रोने लगी। जलकुंभी की आवाज़ सुनकर एक ऋषि कन्या उस ओर आई और उसने जलकुंभी से पूछा, देवी आप क्यों रो रही हो? जी मेरी सखियाँ मुझसे बिछड़ गई हैं, मुझे उनके समीप जाने का मार्ग भी नहीं मिल रहा है। जलकुंभी बोली, आप व्यथित ना हो देवी, मैं आपकी सहायता करूंगी। जी क्या मैं आपका परिचय ज्ञात कर सकती हूँ? जलकुंभी ने पूछा। जी अवश्य, मैं अरण्य ऋषि की पुत्री शंखभरी हूँ। इसी वन में समीप ही मेरा निवास स्थान है। आप वहाँ मेरे संग प्रस्थान कीजिए, क्योंकि
सूर्यास्त भी होने वाला है और वन में वन्य जीवों का खतरा भी बढ़ जाता है। आप मेरी कुटिया में सुरक्षित रहेंगी। आपका अत्यधिक धन्यवाद देवी, जलकुंभी बोली। सर्वप्रथम तो आप मुझे देवी ना कहें, मैं तो आपकी सखी हूँ। आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। इसमें धन्यवाद कैसा, आप तो मेरी अतिथि हैं। और ऐसे ही वार्तालाप करते हुए दोनों निवास स्थान पर पहुंच गए। आपने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद सखी। आप आभार प्रकट करेंगी तो मैं आपसे क्रोधित हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब ना कहूँगी। वैसे आपकी वेशभूषा एवं आभूषणों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप कहीं की राजकुमारी हैं। जी, मेरे पिता महाराज का नाम मोर मुकुट सिंह है और मैं उन्हीं की पुत्री जलकुंभी हूँ। वैसे राजा मोर मुकुट सिंह के विषय में अत्यधिक सुन रखा है, लेकिन आपका स्वभाव तो उनके विपरीत है। जी, मुझे भी अपने पिता महाराज का वो रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप क्षमा क्यों मांगती हैं सखी? इसमें आपका कहाँ दोष है? आप तो मुझे संस्कारों वाली प्रतीत होती हैं। ये संस्कार तो मुझे मेरी माताश्री से मिले हैं। सच में, तब तो आपकी माताश्री अत्यधिक ज्ञानी होंगी। सबकी माताएं ज्ञानी होती है, किंतु मेरी तो नहीं है। मुझे अत्यधिक दुख हुआ ये जानकर। इसी वार्तालाप के बीच शंखबरी का निवास स्थान भी आ पहुंचा। शंखबरी जलकुंभी को कुटिया के भीतर ले गई और अपने पिताश्री से मिलवाते हुए बोली, सखी ये मेरे पिताश्री अरण्य ऋषि और पिताश्री ये मेरी सखी जलकुंभी महाराज मोर मुकुट सिंह की पुत्री हैं। जलकुंभी ने शीघ्रता से अरण्य ऋषि के चरण स्पर्श किए तो ऋषिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। इसके उपरांत बोले, पुत्री शंखबरी अपनी सखी का सत्कार करो। वे रात्रि में ही विश्राम करेंगी तो उनके लिए उचित व्यवस्था करो। जी पिताश्री, शीघ्र ही व्यवस्था करती हूँ, शंखबरी बोली। इसके पश्चात शंखबरी ने जलकुंभी के हाथ पैर धुलवाकर उसे अपने स्वच्छ वस्त्र पहनने के लिए दे दिए और बोली, सखी तुम नहीं भोजनालय में बैठो, तब तक कुटिया के पीछे से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। और इतना कहकर शंखबरी चली गई। तब तक जलकुंभी के पीछे से कोई आया। जलकुंभी के वस्त्र देखकर उसने समझा शंखबरी है और उसके केशों को जोर से झटक दिया। जलकुंभी के केशों में पीड़ा हुई और वो चीख पड़ी। वे शीघ्रता से पलट कर देखा, वह एक नवयुवक खड़ा था। उस नवयुवक ने जैसे ही जलकुंभी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। इतने में शंखबरी बाहर से सूखी लकड़ियाँ लेकर भीतर आई और बोली, भ्राता आप आ गए। ये देखिए मेरी सखी जलकुंभी आज रात्रि में ये हमारी कुटिया में ही विश्राम करेगी। सखी, ये मेरे अग्रज पुष्पराज हैं। जी, अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, जलकुंभी बोली। जी, मुझे भी। तब पुष्पराज ने शंखबरी से कहा, शंखबरी तुमने बताया ही नहीं तुम्हारी जलकुंभी नाम की कोई सखी है। भ्राता, मैं भी आज ही इनसे मिली हूँ। ये मार्ग भूल गई थी, इसलिए मैं इन्हें अपने संग यहाँ ले आई। शंखबरी बोली, ये तुमने अत्यधिक सुंदर कार्य किया मेरी प्रिय बहन। और उस रात जलकुंभी अरण्य ऋषि की कुटिया में ही ठहरी। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।